मेरा नाम आमिर है और मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। मैं पिछले 26 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। पहले मैं काबुल, अफगानिस्तान में रहता था, लेकिन जब रूस ने 1975 में काबुल पर अटैक किया, तो मेरे पिता, जिन्हें मैं बाबा कहता हूँ, को मेरी जान बचाने के लिए अमेरिका भागना पड़ा। उस वक्त मैं महज 12 साल का लड़का था। ये टाइम दिसंबर 2001 का चल रहा है। पिछली गर्मियों में मुझे मेरे पिता के पुराने मित्र रहीम खान का पाकिस्तान से फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे उनसे मिलने पाकिस्तान आना चाहिए। मैंने अपना बचपन काबुल, अफगानिस्तान में बिताया था। वहां मैं अपने दोस्त हसन के साथ खेला करता था। मेरे बाबा एक अमीर आदमी थे और उनके पास अली नाम का एक नौकर था। हसन अली का बेटा था। उन नौकरों को हजारा कहा जाता था और लोग समझते थे कि उनका खून अशुद्ध है। तो हसन भी हजारा था। हसन का ऊपर का होठ कटा हुआ भी था, जिससे कुछ लोग उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। मेरे पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे। उन्होंने काफी लोगों को रोजगार दिया था और उन्होंने बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनवाया था। हमारा घर कॉलोनी में सबसे बड़ा था, जिसमें मेरे लिए एक अलग कमरा था, जबकि हसन एक छोटे से मिट्टी के घर में रहा करता था और उसका जन्म भी वहीं हुआ था। न तो मेरी और न ही हसन की माएँ थी। मुझे जन्म देते समय मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, जबकि हसन की माँ ने उसके पिता को तब छोड़ दिया था जब हसन सिर्फ 5 दिन का था। हसन कभी स्कूल नहीं गया। वह हजारा था और घर के कामों में सिर्फ अपने पिता की मदद करता था। हसन मेरे लिए नाश्ता बनाता था। स्कूल के बाद मैं उसे अपनी किताबों से कहानियां पढ़कर सुनाया करता था। उसे ये कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता था। रहीम खान मेरे बाबा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। मैं उन्हें काका कहकर बुलाता था। जब मैं छोटा था तब मैं कविता और कहानियां लिखता था, लेकिन बाबा ने मुझे कभी लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। वो रहीम खान ही थे जिन्होंने मेरी कहानियों और कविताओं पर मेरी तारीफ की थी। साल 1973 की बात है। एक रात मेरे पिता रहीम खान के साथ बाहर गए हुए थे। घर में केवल मैं, हसन और अली ही थे। अचानक गली में गोलियों की तेज आवाज सुनाई दी। यह पहली बार था जब हम गोलियों की आवाज सुन रहे थे। हम डर गए क्योंकि कोई नहीं जानता था कि बाहर क्या हो रहा है। हम सबने एक ही कमरे में रात बिताई। अगले दिन जब हम जागे तो पूरे काबुल में कोई नहीं मरा था, लेकिन राजशाही खत्म हो चुकी थी। बाहर शांति देखकर हसन और मैं बाहर खेलने चले गए। हम एक पहाड़ी पर अकेले थे जब हमने देखा कि आसिफ हमारी ओर आ रहा है। वह एक मोटा लड़का था और वो दूसरों को परेशान किया करता था। स्कूल में सभी उससे डरते थे। उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे, वाली और कमाल। वे तीनों मेरे और हसन के पास आए। फिर आसिफ ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरे परिवार ने हजारा जाति के लोगों को अपने घरों में रहने की अनुमति देकर अपने देश को प्रदूषित कर दिया है। उन्होंने हसन के कटे होठ का भी मजाक उड़ाया। फिर उसे इतना गुस्सा आया कि वह मुझे मारने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने देखा कि हसन गुलेल से उसके चेहरे की तरफ निशाना लगाए खड़ा है। हसन ने आसिफ से कहा, हमें अकेला छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा। इससे सभी डर गए। आसिफ ने कहा कि यह खत्म नहीं हुआ है और फिर वह अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। मुझे हमेशा लगता था कि बाबा मुझसे ज्यादा हसन से प्यार करते हैं और मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर साल उसके जन्मदिन पर बाबा उसके लिए उपहार लेकर आते थे। उस वर्ष बाबा ने उसके कटे होठ को ठीक करने के लिए नई दिल्ली से एक डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने अच्छा काम किया और अब कटे होठ की जगह सिर्फ एक छोटा सा निशान ही रह गया था। उसके बाद सर्दियां आई और इसके साथ ही पतंग उड़ाने वाला कंपटीशन भी आया। इस कंपटीशन के रूल्स बहुत सिंपल थे। जो सबसे ज्यादा पतंग काटेगा और पकड़ेगा वह कंपटीशन जीतेगा। बाबा ने मेरे लिए 3 और हसन के लिए 3 पतंगे खरीदी। मैं पतंग उड़ा रहा था और हसन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रहा था। वो बहुत तेज दौड़ता था। मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, लेकिन एक खूबसूरत पतंग थी जो मुझे अच्छी टक्कर दे रही थी, तो मुझे वो पतंग चाहिए थी। मैंने उस पतंग को काट दिया और हसन से कहा कि मेरे लिए इसे पकड़कर ले आओ। हसन ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए तो हमेशा। मैं इंतजार कर रहा था कि कब हसन नीली पतंग लेकर आए।
जब वह नहीं आया तो मैंने उसकी तलाश शुरू की और जब मैंने उसे पाया तो उसे देखकर मैं डर गया। वह आसिफ और उसके दो दोस्त वाली और कमाल से घिरा हुआ था। मैं दीवार के पीछे छुपा हुआ था और मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां जा सकूं। आसिफ ने हसन से कहा कि क्योंकि वह अच्छे मूड में है, इसलिए वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। वह बस नीली पतंग उसको दे दे। लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो आसिफ ने वह किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि वाली और कमाल ने हसन को पकड़ रखा था ताकि वह भाग न सके। मैं कायर था। मैं वहां हसन को बचाने नहीं गया क्योंकि मुझे लगा था कि वह मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। हजारा मेरे लिए वह पतंग लाने में बहुत वफादार था। मैंने कंपटीशन जरूर जीता, लेकिन जीत की कीमत इतनी नहीं थी जो हसन के साथ हुआ था। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद तक हमने बात नहीं की। मेरे जन्मदिन पर बाबा ने मुझे एक पार्टी दी। बाली और कमाल के साथ आसिफ भी अपने माता पिता के साथ आया हुआ था। फिर उन तीनों ने हसन का मजाक उड़ाया। उस रात मुझे कई तोहफे मिले। कुछ लोगों ने मुझे लिफाफों में पैसे भी दिए। बाबा ने मुझे एक साइकिल और एक घड़ी दी। अली ने मुझे एक पिक्चर बुक दी। लेकिन पार्टी के बाद मैंने एक शर्मनाक हरकत कर दी। मैंने कुछ पैसे और अपनी घड़ी ली। फिर मैं अली और हसन के मिट्टी के घर में गया जब वे वहां पर नहीं थे, और पैसे और घड़ी कारपेट के नीचे रख दी। कुछ देर बाद मैंने अली और हसन को बाबा के स्टडी रूम में देखा। वे दोनों रो रहे थे। बाबा ने हसन से पूछा कि क्या उसने उन्हें चुराया है। हसन ने कहा, हाँ, उसने ही चुराया है। पिछली कई बार की तरह हसन ने फिर से मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। वह जानता था कि मैंने ही उन्हें वहां रखा था। वह यह भी जानता था कि मैंने देखा है कि पतंग उड़ाने वाले कंपटीशन के दिन आसिफ ने उसके साथ क्या किया था। मुझे ये पता था कि यह आखिरी बार है जब वह खुद को मेरे लिए कुर्बान कर रहा है, और अगली बार मुझे नहीं बख्शा जाएगा। बाबा ने हसन को माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अली और हसन ने अपना बैग पैक किया और वे दोनों मुझे और बाबा को छोड़कर चले गए। बाबा ने उनसे विनती की कि वे हमें ना छोड़ें, लेकिन वे फिर भी हमें छोड़कर हजारा जात चले गए, जहां अली के चचेरे भाई रहते थे। मैं जानता था कि हसन अली को सब कुछ बता चुका था, कि वह मैं ही था जिसने पैसे और घड़ी उनकी कारपेट के नीचे रख दी थी, और यह भी कि आसिफ ने उसके साथ क्या किया था, और मैं बस उन्हें ऐसा करते देखता रहा। 1981 का साल था जब हमें अपना घर छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा, और इसका कारण था हमारी लाइफ में रशियन आर्मी का दखल। सबसे पहले बाबा और मैं पेशावर गए, और वहां से फिर हम कैलिफोर्निया चले गए। अमेरिका में हमारी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ये बहुत महंगा शहर था। मैं हाई स्कूल पास करके कॉलेज चला गया। बाबा बूढ़े हो रहे थे और कैंसर से पीड़ित थे। वह बस मुझे खुश देखना चाहते थे। हमारे पास अफगानिस्तान से आए लोगों की अपनी अलग कम्युनिटी थी। वहां मुझे एक सुंदर लड़की मिली और मैंने उससे शादी कर ली। उसका नाम सोरैया ताहिरी था। मेरी और सोरैया की शादी के तुरंत बाद बाबा की मौत हो गई। यह 2001 की बात है, जब रहीम खान ने मुझे पाकिस्तान से फोन किया था। वह बूढ़े और बीमार थे और वह सिर्फ मुझसे मिलना चाहते थे। इसलिए मैं पेशावर गया और 26 साल बाद रहीम खान से मिला। रहीम खान ने मुझे बताया कि जब बाबा और मैं अफगानिस्तान से निकले तो वह हसन के साथ हमारे घर में रहे। उन्होंने कहा कि वह मुझे हसन के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं। फिर रहीम खान ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब तुम अपने बाबा के साथ पाकिस्तान चले गए थे, तो मैं अफगानिस्तान में तुम्हारे घर में रहने लगा था। लेकिन जब मुझे अर्थराइटिस हो गया, तो मैं अकेले अपना और घर का ख्याल नहीं रख पा रहा था। फिर मैंने अली और हसन को उस घर में रहने के लिए वापस लाने के बारे में सोचा। इसलिए मैं उन्हें लाने के लिए हजारा जात गया। उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। उनके पास घर नहीं था। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वहां मैं हसन से मिला। वह अब 23 साल का आदमी था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम फरजाना था। हसन ने मुझे बताया कि एक लैंड माइन पर पैर रखने से अली की मौत हो गई थी। इसलिए मैं हसन और फरजाना को काबुल ले आया। मैंने उनसे कहा कि वो घर के एक कमरे में रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कोई भी कमरा लेने से मना कर दिया कि ये तुम्हारे और तुम्हारे बाबा का अपमान होगा।
इसलिए वे उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे जहां उसका जन्म हुआ था। फरजाना ने एक लड़के को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम सोहराब रखा। लेकिन फिर मैं हसन और फरजाना को उस घर में अकेला छोड़कर पेशावर आ गया। तालिबान अफगानिस्तान में रहने वाले हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को मार रहे थे। उनके एक पड़ोसी ने शिकायत की कि वे भी हज़ारा हैं और एक बड़े घर में रहते हैं। इसलिए तालिबान ने आकर हसन और फरजाना को मार डाला। केवल सोहराब ही जिंदा बच गया था। इसलिए अब मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूँ कि तुम अफगानिस्तान जाओ और सोहराब को पेशावर लाओ। वह काबुल के एक अनाथालय में रह रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ले आओ ताकि वह यहाँ पेशावर के एक अनाथालय में रह सके। मैंने रहीम खान से पूछा कि मैं उस लड़के के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हसन वास्तव में कौन था। उन्होंने कहा कि अली बांझ था, मतलब वो पिता नहीं बन सकता था। तो तुम्हारे बाबा ने वही किया जो उन्हें अली को बच्चा देने के लिए करना था। तुम्हारे बाबा समाज के एक रिस्पेक्टेड आदमी थे और इसलिए उन्होंने तुम्हें या किसी और को इसके बारे में कभी नहीं बताया। हसन तुम्हारा नौकर नहीं था, वह तुम्हारा भाई था। ये सुनने के बाद मैं शॉक्ड रह गया। मुझे गुस्सा आ रहा था कि बाबा और रहीम खान ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं सोहराब को लाने के लिए अफगानिस्तान जाऊंगा क्योंकि वह मेरा भतीजा है। रहीम खान ने मुझे सोहराब की एक तस्वीर दी ताकि जब मैं उससे मिलूं तो मैं उसे पहचान सकूं। पेशावर से काबुल तक का मेरा सफर काफी डरावना था। तालिबान हाथों में कैलाशनिकोव लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। जब मैं उस अनाथालय में पहुंचा तो पता चला कि एक अमीर तालिबानी वहां आता है और एक बच्चे को अपने साथ ले जाता है। जब वह आखिरी बार आया था तो सोहराब को अपने साथ ले गया था। तो अब मुझे इस अमीर तालिबानी के घर जाना था क्योंकि उसके पास सोहराब था। मैं उसके घर में गया और उसका इंतजार करने लगा। वहां दो तालिबानी हाथों में कैलाशनिकोव लिए खड़े थे। फिर वह अमीर तालिबानी कमरे में दाखिल हुआ। उसने सफेद कपड़े और काला चश्मा पहन रखा था। उसने मुझे बताया कि वह वही है जो हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को मार रहा है। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा वह हज़ारा लड़का कैसा है? उसके मुंह से यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। लेकिन फिर उसने अपना चश्मा हटा दिया और तब मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कौन था। वह आसिफ था। आसिफ ने सोहराब को भी कमरे में बुलाया और उसे डांस करने के लिए कहा। फिर मैंने आसिफ से कहा कि वो सोहराब को मुझे दे दे, लेकिन जैसे मैंने उम्मीद की थी, उसने मना कर दिया। उसने मुझे अफगानिस्तान छोड़ने के लिए देशद्रोही भी कहा। फिर उसने सोहराब को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह टेबल से टकराया और फिर फर्श पर गिर पड़ा। वह कांच का टेबल था जो टूट गया था और उसकी पीतल की बॉल्स भी फर्श पर गिर गई थी। मैंने सोहराब को उठने में मदद की और फिर आसिफ से पूछा कि तुम उसके बदले में क्या चाहते हो। उसने कहा, हमारा एक काम अधूरा रह गया था। मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जो भी इस कमरे से जिंदा बाहर निकलेगा, वह लड़के को रखेगा। उसने अपने पहरेदारों को भी कमरे से बाहर भेज दिया। केवल मैं, आसिफ और सोहराब ही वहां थे। इसलिए अब मुझे आसिफ को मारना ही था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वह मुझे जरूर मार डालेगा। हम कुछ मिनट तक आपस में लड़े, लेकिन फिर मैंने एक नरम आवाज सुनी जो कह रही थी, रुको। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि सोहराब अपनी गुलेल में एक पीतल की बॉल लगाए खड़ा है और उसने आसिफ के चेहरे पर निशाना साधा हुआ है। आसिफ ने सोहराब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सोहराब ने पीतल की बॉल से आसिफ की बाईं आंख को फोड़ दिया। वही आंख जिसे हसन ने उस पहाड़ी पर फोड़ने की धमकी दी थी। पीतल की बॉल अभी भी उस खाली आंख के सॉकेट में फंसी हुई थी और वह दर्द से चिल्ला रहा था। फिर सोहराब ने उठने में मेरी मदद की और हम खिड़की से भाग निकले। मैं कभी भी सोहराब को पेशावर के अनाथालय में नहीं छोड़ना चाहता था। हमारा खून का रिश्ता था और वह मेरे लिए हसन की एकमात्र याद भी था। इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए अमेरिका ले आया। वह बहुत शर्मीला था और बहुत कम बोलता था। उसके साथ जो हुआ और उसने अफगानिस्तान में जो देखा, उससे वह सदमे में था। एक दिन अमेरिका में मैं उसे पतंग उड़ाने के लिए ले गया। पेड़ों के ऊपर एक कटी पतंग लहरा कर जा रही थी। मैंने सोहराब से पूछा कि क्या वह चाहता है कि मैं उसके लिए वो पतंग लाऊं। उसने कुछ नहीं कहा।
केवल सिर हिलाया। इतना काफी था मेरे लिए उस पतंग के पीछे दौड़ना, यह कहते हुए, तुम्हारे लिए तो हमेशा।